मैनेजमेंट वही है जो मैनेज करता है। मैनेज क्या करता है? किसी चीज का प्रबंध देखना, किसी चीज का देखना, ये चीज हो रही है। और लर्नर्स आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट तो हर जगह पे होता है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो कॉलेज में हो, आपकी छोटी छोटी चीजों में भी। इवन अगर आप जो बैग पैक कर रहे हैं तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ता है कि छोटी चीजें कहाँ आएंगी, बड़ी चीजें कहाँ आएंगी। So now I would like to begin my lecture on this. I am going to shift to the screen sharing. Okay, ma'am. Is it clear to all? Yes, ma'am. Presentation clear, ma'am. Ab continue करें. Okay. Okay. So now let us begin because there is the limitation of time. So first of all, let us understand what is management. जो प्रबंधन है वो प्रबंधन होता क्या है? प्रबंधन कुछ नहीं है, बस जो भी कार्य हम करते हैं उसको we want to get it done. हम चाहते हैं कि वो कार्य हो, और कार्य होने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो हम वो कार्य चाहते हैं कि वो कार्य हो। तो यही मैनेजमेंट है। कार्य कैसे करना है, कितने लोग करेंगे, क्या कौन से लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें मिलजुल कर ही आपका प्रबंधन का निर्माण करते हैं। और अगर किम्बल एंड किम्बल के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि प्रबंधन में हर वो ड्यूटी, हर वो कार्य आते हैं जो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन को, एक संस्थान को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, उन सबको एक सक्सेस बनाने के लिए किया जाता है। तो उसके अंतर्गत लोग भी आते हैं, उसके अंदर फाइनेंसेस यानी कि वित्तीय संबंधित क्षेत्र आते हैं, सारी नीति वगैरह आती है, पॉलिसी आती है, और जितने भी उपकरण हमें चाहिए, जितने भी आवश्यक उपकरण, नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए, वो हम इसके अंतर्गत सेलेक्ट करते हैं। और हमारे एक ही मकसद होता है कि प्रबंधन इतना सफल तरीके से करें कि जो भी कार्य हम करने चले हैं वो सफल हो। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जब हम कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रबंधन प्रक्रिया करते हैं तो उसमें सारे तत्व होते हैं। अगर हम तत्वों की बात करें तो ये तत्व आपके समक्ष है, स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपको जो तत्व करने हैं वो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो है एनालाइज। तो कोई भी सिंपल से घरेलू आप चीजों में देखिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का भी आप प्रबंधन करते हैं। तो पढ़ने से पहले, बैठने से पहले आप क्या करते हो? यू एनालाइज, आप विश्लेषण करते हो कि मैं क्या करूं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ूं। तो पहले आप विचार विमर्श करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैनेजमेंट यू एनालाइज द पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जिस संस्थान में आप प्रबंधन कर रहे हैं, जहां आप हैं वहां का प्रबंधन कर रहे हैं, आपको पूरा एनालाइज करना है कि वहां की सिचुएशन है क्या, वहां की परिस्थितियां क्या है। फिर जब आपने परिस्थितियां जान ली, सारी परिस्थितियां, चाहे वो मानव संबंधित हो, चाहे भौतिक संसाधन संबंधित हो, चाहे वो नीतियों से संबंधित हो या फाइनेंस से संबंधित हो, आपको वो सारी चीजों का विश्लेषण करना है। जैसे कि आजकल आप जानते हैं कोरोना कितना चला हुआ है, इस समय तो वित्तीय प्रबंधन बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि फोकस में है, क्योंकि पैसों की, बजटिंग की कमी बहुत हो रही है। इसलिए उस हिसाब से सोचना पड़ता है, सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। जब आपने सिचुएशन एनालाइज किया तब आप फिर उसी के हिसाब से विभिन्न व्यू रचना है, विभिन्न तकनीकी प्लान करते हैं, उनका नियोजन करते हैं। फिर जब आपने प्लान कर लिया तो अब उन प्लानिंग के तहत आप विभिन्न चीजों का तैयारी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और जब आप चीजों का, रिसोर्सेज का, संसाधनों का व्यवस्था कर दिया तो अब आपका स्टेज आता है क्रियान्वयन का। यानी कि अब आपने जो कुछ सोचा था, जिस चीज की आपने व्यवस्था करी, उसको अब आप लागू करेंगे। लागू कर लिया, दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब चीजें लागू में आ गई, प्रैक्टिकल व्यू में आ गई। होने के बाद अब आपने क्या करना है? अब आपने उसका मूल्यांकन करना है। जो कुछ भी आपने किया प्रबंधन के अंतर्गत, उन सब आपको उसकी जांच करनी है, उसको इवैल्यूएट करना है कि व्हाट इज द कंडीशन, क्या रहा मेरा सारा जो प्रबंधन का पूरा क्रिया रही वो कैसी रही। तो जो सबसे पहला हमने उठाया था वो था एनालाइज। थोड़ा सा डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि एनालाइज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे चित्र में आप देखें कि एक लेंस ले रखा है, लेंस से हमको चीजें ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। उसी तरह से हमको अपनी आंखों को, अपने दिमाग को एक लेंस की तरह खोलना है और चीजों को, परिस्थितियों को हमें विश्लेषित करना है।
So how do we analyze the situation? There are various methods which have been outlined in front of you. First of all, it's observation. पहले आप परिस्थितियों का अवलोकन करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, वहां पे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करिए, वार्ता करिए, उनसे विचार विमर्श करिए, और जो वहां पे कर्मचारी हैं, पहले हम रिलेटेड पीपल की बात कर रहे थे, पीपल मे बी वर्किंग देयर, मे नॉट बी वर्किंग देयर, कुछ लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में। फिर आप कर्मचारियों से बात करें कि उनको कैसा लगता है, प्रबंधन कैसा है, प्रशासन कैसा है, चीजें कैसी हैं, संसाधन कैसे हैं, ये सारी चीजों के बारे में आप वार्तालाप कर सकते हैं। और फिर आप सर्वे कर सकते हैं, आपको वहां का सर्वे करना है कि यहाँ पे, क्योंकि लोग कुछ और बोलते हैं, कई बार परिस्थिति दूसरी निकल आती है, तो आपको अपने लेवल पर भी सर्वे करना है पूरी सिचुएशन का। इससे क्या होगा कि आपको जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, जो एग्जैक्ट कंडीशन है वहां पे, जो बिल्कुल वास्तविक वहां पे स्थिति है, उसका आपको ज्ञान आसानी से हो जाएगा। और जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वो है प्लानिंग। तो प्रबंधन में प्लानिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। प्लानिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जब हम प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, हम एक दूरगामी लक्ष्य लेकर चलते हैं, हमारा एक विजन होता है। और हम जब प्लान करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कितनी अपनी इसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, हम कितने सृजनात्मक हो सकते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अच्छी नेगेटिव बातें, लिमिटेशंस, क्या सीमाएं हैं इसके अंदर, हम हर चीज को सोच समझ कर हम प्लानिंग करते हैं। और वही चीज हमारे कुंस एंड ओडोनेल कहते हैं। जब हमने प्लानिंग करी तो प्लानिंग के अंतर्गत हम किन किन चीजों को देखते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स लाइक डिटरमिनिंग कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि मेरा रास्ता क्या होगा। जब मैं कहीं किसी चीज का या कहीं जाने का प्रबंध करती हूँ तो पहले हम देखते हैं कि वो रास्ता कैसा है, हाउ इज द वे, हाउ इज द पाथ, मेरा एक्शन का रास्ता क्या होगा। मुझे ये देखना है कि जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ, मान लीजिए जिस सड़क से जा रही हूँ, मैं गंतव्य स्थान पे जा रही हूँ, तो वो सड़क कितनी अच्छी है। कई बार हम लंबी सड़क लेते हैं, हम लंबी सड़क क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे गड्ढे कम है, वहां पे हर्डल्स कम है, हम सोचते हैं कि शायद इसी में हम तेजी से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। कई बार लोग शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उन शॉर्ट रास्तों में हो सकता है बहुत सारी बाधाएं हैं। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए जब हम प्लान करते हैं। सो यू हैव टू सी द कोर्स ऑफ एक्शन and then you have to see whether there are hurdles or any hindrances, any barriers, किसी प्रकार के रुकावटें तो नहीं है, आपका लक्ष्य कितना दूर है, कैसे आप पहुंच सकते हैं, और उसके आधार पर आप विभिन्न व्यू रचनाएं बनाएंगे, विभिन्न स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि किस तरह का आपका कार्य होने वाला है। इन स्ट्रैटेजीज को हम देखेंगे कि जो वहां पे भौतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं, और भौतिक संसाधन में आपके पूरे इंस्टीट्यूशन की, संस्थान की सारी पद्धतियां आती है। मानव संसाधन यानी कि वहां पे लोग कैसे हैं, कर्मचारी कैसे हैं, टॉप नॉच में बैठे हुए लोग कैसे हैं, जो क्लास 2 एम्प्लॉयज हैं, क्लास 3, क्लास 4, कैसा अरेंजमेंट है, अचीवमेंट, उस संस्थान का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या उपलब्धियां रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि उपलब्धियां बहुत हाई है लेकिन अंदर कुछ और है, या अंदर बहुत कुछ है लेकिन उपलब्धियां उतनी नहीं है। तो उनके बारे में हम सारी सोच विचार करेंगे। जब हमने सोच विचार कर लिया तो अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, अक्सर आपके घरों की स्थिति ऐसी होती है, तो जब तक हम चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम अगर मान लीजिए आप इफ यू सी द क्लॉथ लाइन एट योर होम, हम कई बार क्या होता है कि ऊपर जो हमको मिल जाता है आसानी से हम उसको ले लेते हैं कपड़ों को, लेकिन अगर हमने सलीके से लगाया तो हमें हर वस्त्र दिखाई दे रहा है, एंड देन यू कैन चूज व्हिच यू वांट टू वेयर। एग्जैक्टली लुई एलन यही कहते हैं कि हम चीजों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। It is a process of identifying and grouping work to be performed, यानी कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी परिस्थिति को पहचाना, प्लान किया, और जो चीजें उसके साथ वर्क करती है, जो चीजें उसके साथ कार्य करेंगी, जो चीज उसके साथ चल पाएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को व्यवस्थित करेंगे। और इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि दे कम टुगेदर इफेक्टिवली, यानी कि जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत ही प्रभावशाली होगा, और हम उसके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे, जो भी हमारे उद्देश्य लेके हम चले। फिर इन स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास क्या संसाधन है। जब हमारे पास संसाधन हमने देख लिए, जांच लिए, प्लान कर लिए, तो हम देखेंगे संसाधन को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। बहुत सारी जगहों पे संसाधन तो बहुत होते हैं लेकिन उनको प्रयोग करने का तरीका लोगों को नहीं आता।
तो यही तो मैनेजमेंट है कि आप कम से कम संसाधन में बेहतर से बेहतर कार्य करें, तभी एक आप अच्छी मैनेजर है और एक आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं। सो संसाधन को देखना कितने हैं और उनको इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, जिससे कि हम जो संरचनाएं हैं, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पे उपलब्धियां हो रही है, उसको और बेहतर से बेहतर कर सके, प्रशासन में हम पूर्णतः मदद कर सके, तो हम स्ट्रैटेजीज उसी हिसाब से बनाएंगे। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हमारी स्किल जो आती है वो है इम्प्लीमेंटेशन। हमने विश्लेषण कर लिया, हमने प्लानिंग कर ली, हमने व्यवस्था कर ली, अब हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल प्लान आता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि क्रियान्वयन। अब हम चीजों को कैसे लागू करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, होता कुछ और है। तो इन चीजों को अगर हम सोच विचार से, तरीके से, अंडरस्टैंडिंग से, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर हम इम्प्लीमेंट करें, तो यकीन मानिए कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो रेबी ने और जॉयस ने यही बात कही है कि इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब है, एक जटिल जॉब है, लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजिकली आगे नहीं बढ़ेंगे, तर्कबद्ध तरीके से नहीं बढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं बढ़ेंगे, व्यवस्था से नहीं बढ़ेंगे, तो शायद हमको वो सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए क्रियान्वयन करना, लागू करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो सोचा है उसको लागू करना, इफेक्टिवली लागू करना ही हमारे मैनेजमेंट या बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अब आते हैं कि हम जो लागू करते हैं, यानी जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने व्यवस्था की है, उसको हम प्रैक्टिकल रूप कैसे देंगे, उसको हम प्रायोगिक रूप में कैसे लाएंगे, रियलिटी में कैसे लाएंगे, उसको हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए लर्नर्स, आप समझ सकते हैं कि आपके सामने जो टॉपिक है अक्सर हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, राइट पीपल इन दी राइट जॉब। बहुत सारे जगहों पे शायद ईगो की वजह से, शायद पॉलिटिक्स की वजह से, बहुत सारे संस्थानों में क्या होता है कि जो काबिल लोग होते हैं उनको किनारे कर दिया जाता है और जो कम काबिल होते हैं उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है या अधिकार दे दिए जाते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट चाहते हैं, आप अपना प्रबंधन बेहतर करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है, जिस व्यक्ति को जिस कार्य में एफिशिएंसी है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, उसको उसी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। फिर जो व्यक्ति जॉब करे, हो सकता है वो नया हो सकता है फॉर अ चेंज, जैसे आजकल आप कह सकते हैं कि बहुत सारे टीचर आज ऑनलाइन हो गए। आप लोग स्वयं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सबके लिए काफी हद तक ये नया एक्सपीरियंस था और हमने भी किसी की गाइडेंस ली, हमें भी किसी ने निर्देशन दिया, हमें भी किसी ने समझाया, हमें भी किसी ने रास्ता दिखाया। आज हम ये चीजें कर रहे हैं। सो यू हैव टू गाइड पीपल। समय समय पर जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, उसको समय समय पर मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि जो कार्य चल रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो बेहतर होता जाए। और सबसे बड़ी बातचीत बंद नहीं करनी, कम्युनिकेशन ओपन रखना है। पता नहीं किसको क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, क्यों सक्सेस रेट डाउन हो रहा है, तो बातचीत हमेशा, अभी आप लोगों ने लीडरशिप पे सुना, तो बातचीत हमेशा ओपन रखें। और नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है इवैल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजीज, यानी कि जो भी हमने सोचा अभी तक, जो भी कुछ अभी तक हमने किया, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी स्थितियों को, उन सारे स्टेप्स को अब हम उनकी जांच करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे, एसेस करेंगे कि मैंने जो एनालाइज किया था, क्या मेरा एनालाइजेशन सही था, मैंने जो प्लान किया था क्या वो प्लान बिल्कुल परफेक्ट थी, मैंने जो ऑर्गेनाइज किया वो क्या वो सही था, क्या जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, जो मैंने क्रियान्वयन किया वो सही था। तो यू हैव टू यूज सर्टेन इवैल्यूएटेड टेक्निक्स। आपको इस प्रकार के मेथड्स यूज करनी, विधियां यूज करनी है, जिससे आप एसेस कर सकें कि जो भी कुछ आपने किया वो सही था या नहीं था या कम था, और उसके हिसाब से हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, बेहतर करें। सो इट इज अ resource intensive process. It is required for evaluating the expertise, यानी कि जो भी आपने कार्य किया, experts in
स्टेप्स हमने दिए अभी तक जो हमने समझे, क्या वो स्टेप्स सही थे? क्या मेरी स्ट्रेटेजी, क्या जो मैंने व्यू रचनाएं बनाई, क्या वो कहीं पे फेल तो नहीं हुई, कहीं कमतर तो नहीं पड़ गई? क्या उसमें सुधार लाया जा सकता है? वर देयर एनी लूप होल्स, कहीं पे कोई कमी रह गई, कोई वीकनेसेस थी लागू करते समय? और उन वीकनेसेस को हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी के आधार पर, पहचान के आधार पर हम उनको चेंज करते हैं। तो जो भी कुछ मैंने आपको बताया आपके समक्ष समराइज फॉर्म में रखा है कि आपने स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग करी, जो भी चीज अभी हमने डिस्कस करी कि एनालाइज करा, फिर प्लानिंग करी, वो सब चीजें यहाँ पे चार्ट के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आशा है आपको यहाँ पर किस तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आप देख रहे हैं, चित्र में ही देख रहे हैं कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल आपको, आप समझिए कि एक मल्टीटास्किंग आपकी हो जाती है, बहुत सारे कार्य एक साथ करने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे कार्य क्या क्या आते हैं आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो मैं दे रही हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड मोर, बहुत कुछ है। आपको नियोजन भी करना है, आपको प्लान करना है, हर चीज की व्यवस्था करनी है, आपको लोगों की व्यवस्था करनी है, आपको भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करनी है, इसके अतिरिक्त आपको पैसों की, फाइनेंसिस की व्यवस्था करनी है। यही सारी चीजें हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हैंडी फॉयल कहते हैं कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, यानी कि पहले भविष्यवाणी करनी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम के अंत में, किसी कार्यक्रम के अंत में, किसी कोर्स के अंत में क्या होगा, और उसी को हमको मैनेज करना है। उसके लिए हमें प्लान करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो लागू करते समय, उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करते समय हमें उस पर पूरा कंट्रोल रखना है, हमें पूरा नियंत्रण रखना है। उसी नियंत्रण के आधार पर ही हमारा कार्यक्रम सफल होगा। हम सब कुछ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय, जैसे कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, आप यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट, यू मे हैव ग्रेट कंटेंट नॉलेज, आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि कक्षा में आपके नियंत्रण में कमी हो जाती है, आपके समन्वयन में कमी हो जाती है। तो आप वो चीज ट्रांसफर नहीं कर पाते बच्चों में कि अपने स्टूडेंट्स जो आप चाहते थे, जिन उद्देश्यों से आप कक्षा में गए थे, तो कहीं ना कहीं आपके कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में कमी है। तो इस चीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इसमें कम्युनिकेशन बहुत काम आता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करना है। लुथर गुलिक ने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, आप लोग लर्न भी कर सकते हो बहुत आसानी से। पॉस्ट फॉर where P stands for planning, O organizing, S staffing, D directing, C coordination and control, R reporting and B budgeting. तो P मतलब प्लानिंग, मतलब नियोजन करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्था करना, स्टाफिंग यानी कि कर्मचारियों को रखना, फिर आपको निर्देशित करना, और फिर समन्वय व कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, फिर आपको अभिलेख तैयार करना, और बजटिंग यानी कि यहाँ पे आपको वित्तीय नियोजन करना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ फंक्शंस हो गए। इसको अगर हम अलग अलग समझें तो सबसे पहले हम लेंगे प्लानिंग। आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आप देख रहे होंगे कि लोग कुछ प्लान को देख रहे हैं कि कैसे करते हैं, तो हम प्लान करते हैं। अगर हम किसी जगह पे काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनानी है, डैम बनाना है, रोड बनाना है, तो हम प्लान करते हैं। हमें किचन में काम करना है, तो हम प्लान करते हैं। कोई भी चीज हमें करनी होती है तो हमें पहले लक्ष्य निर्धारित करना होता है। We have to define goals, जो कंपनी के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, और फिर किस डायरेक्शन हमको उसका फ्यूचर, उसका भविष्य ले जाना है, हमारे क्या उद्देश्य है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या लक्ष्य है, उन सबको देखते हुए हमें प्लान करना है। और प्लानिंग हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से होती है। आप बिना मतलब प्लान नहीं करते। आपको कोई टारगेट पाना है, आपका कोई गोल है, उसी के आधार पर आप प्लान करते हैं। तो प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई प्लानिंग? बिकॉज सबसे पहला स्टेप है, जब भी हम प्रबंधन स्टार्ट करते हैं, किसी चीज का हमको मैनेजमेंट करना है, किसी को मैनेज करना है, तो पहले प्लानिंग करनी है। हमें हमारे सामने हमारे लक्ष्य होते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन के मिशन और विजन। ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जो संस्थान बनाई गई है, किसी उद्देश्य के तात्पर्य से बनाई गई है, विद रेफरेंस टू सर्टेन
ऑब्जेक्टिव, सर्टेन मिशन, कोई उद्देश्य लेके चला है तो उन उद्देश्य को ध्यान में रखना है। और इस समय क्या उद्देश्य है, जैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं और हम अपनी इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे, बट हम जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या मिशन है। हमारा इंस्टीट्यूशन चाहता है कि जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जा रहा। शायद आपके इंस्टीट्यूशन ने यही सोच के यही जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं इनको प्लान किया, तो और ये प्लानिंग करके बाद में ये लोग इवैल्यूएट करेंगे आपके टीचर्स की वो कितना सक्सेसफुल रहा। तो इसलिए प्लानिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है। और प्लानिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, हमें पहले लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं, वी हैव टू सेट गोल्स, वी हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमें तो उपयुक्त स्ट्रैटेजीज होती है, व्यू रचनाएं होते हैं, उपागम होते हैं, रास्ते होते हैं, उनका हमें चयन करना पड़ता है। और फिर हमको होते हैं जो प्लानिंग के बाद भी आएंगे या प्लानिंग के समय भी आएंगे, उनको हमको प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी है। तो दूसरा जो हमारा आता है प्लानिंग के बाद वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो फाइल्स रखनी हो, चाहे आपके घर में कपड़े हो, चाहे आपकी किताबें हो, हर चीज को हमको एक तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा कार्य है कि जितना अच्छे से चीजें व्यवस्थित होंगी, जितना हमको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति को क्या कार्य देना है, किस व्यक्ति को रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन से डिपार्टमेंट में हमको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से प्रदत्त कार्य किस अथॉरिटी को देने हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व किसको देना है, किसको कितना रिसोर्सेस, संसाधनों की जरूरत है। ये सारी चीजें अगर हमने व्यवस्थित ढंग से कर ली तो हम आराम से कर सकते हैं। अगर आपके स्टडी टेबल पर कॉपी, किताब, पेन सब अरेंज है तो आप बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी पेन भूल जाते हैं, कभी रबड़ भूल जाते हैं, तो इस तरह से आप बार बार उठते हैं सामान लाने के लिए तो आप डिस्टर्ब होते हैं। मैनेजमेंट यही है कि आप चीजों को किस तरह से व्यवस्थित रखते हैं और किस तरह से चीजों को आप आगे बढ़ाने में उसकी मदद ले सकते हैं। जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपने नियोजन किया है, उसको पहले व्यवस्थित करें। सारे संसाधनों को, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो मानव संसाधन हो, उनको आप व्यवस्थित करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप कार्य करें कम से कम संसाधनों में। ये मैनेजमेंट का मंत्रा है, ये ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, संस्थानों का एक बहुत ही उम्दा मंत्र है कि कम से कम संसाधन में बेहतर से बेहतर रिजल्ट। अब नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। देखिए, जब स्टाफ रखा जाता है, गवर्नमेंट की बात मैं नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की प्रक्रिया होती है, लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो अक्सर ये संसाधनों को छोड़ दीजिए, मानव संसाधनों को छोड़ दीजिए, भौतिक को भी छोड़ दीजिए, जब इन संसाधनों की व्यवस्था की जाती है तो बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि कम खर्चे में ज्यादा हो। कम खर्चे में शायद वो क्वालिफाइड भी ना हो तो भी हम कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं कैंडिडेट्स को। होता है स्पेशली प्राइवेट संस्थानों में कि ज्ञान के बूते पर तो कितनी कुशल है व्यक्ति, कितना क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, ये नहीं किया जाता। तो किस प्रकार से हम सुटेबल कैंडिडेट को हायर करते हैं, और सबसे समय हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए ना कि हम कितनी सैलरी दे पाएंगे या हमारे जो वित्तीय है वो कितना हमें अलाउ करता है। हमें ये भी देखना जरूरी है कि जो मानव संसाधन की रिक्वायरमेंट मेरे संस्थान को है, मुझे उसके हिसाब से करना है। मैनेजमेंट यही तो है ना, मैंने अभी बताया, कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा कार्य मिल सकता है। तो मैनेजमेंट कर रहा है उसको यही देखना है कि अगर मान लीजिए कि 3 की जगह 2 रख रहा है तो क्वालिफाइड रखे, बेस्ट आउट ऑफ लीस्ट, इस तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो जब स्टाफिंग होती है, जब लोग रखे जाते हैं, जब कैंडिडेट रखे जाते हैं, तो उन मानव संसाधनों की कुशलता पे ध्यान जाना चाहिए, उनकी क्षमताओं पे ध्यान जाना चाहिए। जो कार्य हमको कराना है उस कार्य के अकॉर्डिंग हमारा ध्यान उस पे जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन चेक करनी चाहिए। आजकल आपको भी पता है कि बहुत सारे संसाधनों में अगर देखा जाता है, अगर एमएड है तो एमएड को एमएड से ही पढ़वा लिया जाता है, विच इज नॉट राइट एक्चुअली, क्योंकि आप बराबर डिग्री वाले बराबर डिग्री के लिए कैसे पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी हमारे यहाँ है, हमें इसको मानना चाहिए और इनसे ऊपर उठना चाहिए। दूसरी बात, जब जैसे मैंने कहा कि 3 की जगह 2 का स्टाफ रख रहे हैं, पर हमें ये भी ध्यान देखना है कि स्टाफ जब आप कम रख रहे हैं तो आप ओवरबर्डन ना करें स्टाफ को। ये मैनेजमेंट का ही कार्य है
कि आप किसी को ज्यादा काम न दे दे कि उसके जो एफिशिएंसी है उसमें कमी आ जाए, जो एफिकेसी है उसकी प्रभावशीलता पे कमी आ जाए, ये आपको नहीं करना है। अब आपने स्टाफ रख लिया, स्टाफ को आपने क्या करना है, डायरेक्ट करना है, उसको लीड करना है, उसको बढ़ाना है कि इसमें क्या एक प्रोसेस है, एक तकनीक है जिसमें आप उसको डायरेक्ट करते हैं, अनुदेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये चीजें हैं और आपको इस तरह से करना है, और मैंने या हम सब ने ऐसे प्लान बनाया है और आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। अगर आप एक, जैसे पिछले सर ने आपको बताया कि अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप है तो यहाँ पर आप लोगों से राय भी मांग सकते हैं कि आपको कैसा लगता है, जो प्लान हमने बनाया है, जो व्यवस्था हमने करी है, क्या उसमें आपको क्या लगता है कुछ चेंज होना चाहिए। तो अगर एज अ लीडर अगर आपको लगता है कि जो सुझाव आया है उस सुझाव लेने लायक है, तो आपको यू शुड एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तो वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। इसलिए आपका जो लीडरशिप की अगर हम बात करें, ऑटोक्रेटिक से बहुत बेहतर आपकी डेमोक्रेटिक होती है, जहां पे आप लोगों से भी राय मशवरा करते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो आपके अंडर में कर्मचारी होते हैं, उनसे आप बातचीत करते हैं। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, यानी कि रास्ता दिखाना है, इंस्पायरिंग प्रेरणा देना है, ओवरसीइंग यानी कि उनके ऊपर एक नजर रखनी, पर्यवेक्षण करना तथा उनको इंस्ट्रक्ट करना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनको अनुदेशन देना है, ताकि हम वो उपलब्धि कर सकें, वो पा सकें, वो सफलता जो हम देख रहे हैं जिसको लेके हम आगे चले हैं। और निर्देशन की आवश्यकता सिर्फ नए लोगों की नहीं होती, जो पुराने होते हैं, चीजें देखिए समय समय पर बदलती जाती है, हमको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल रही है, तो हमें रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि कैसे लीडर कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जब हम रास्ता दिखाते हैं तो बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करना है। आपने देखा होगा ना, जब हम लोग पहाड़ी पे कहीं चढ़ते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो कुछ लोग थक जाते हैं, उनके परिवार वाले, उनके यार दोस्त कैसे कहते हैं, अरे चलो लोग बस थोड़ी दूर रह गया, चलते चलो, हो जाएगा हो जाएगा, ट्राई हार्ड। तो ये क्या है, दीज आर मोटिवेटिंग वर्ड्स। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती जाती है, हमें एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती जाती है। So we need that motivation from the leader as well as peer group. हमें अपने जो नेता हैं, जो आपके लीडर हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तो है ही है, अपनी साथियों की भी जरूरत पड़ती है। और जो भी अच्छा कार्य होता है उसको प्रेज करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको अपलॉड करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन का ही काम करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होना चाहिए, ईगो की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से बार बार एक बात कही जाती है कि बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल का मतलब ही ये है कि हमको, अगर हमारी किसी से डिफरेंसेस हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई झगड़ा झंझट हुआ है, तो दैट शुड नॉट कम इन बिटवीन। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है जो मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोई भी काम बिना नियंत्रण के, बिना समन्वय के नहीं हो सकता। तो मोनी एंड रिले क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। जब हम बहुत सारी चीजें होती है, मैंने आपको बताया अभी कि मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है, मल्टीटास्किंग होती है, लेकिन मैनेजमेंट तभी अच्छा हो सकता है जब इन विभिन्न टास्क को, इन विभिन्न कार्यों को हम एक साथ लाकर इंटीग्रेट करते हैं, उनका सफलतम तरीके से हम समागम करते हैं। जब इस तरह से हम कार्य करते हैं, एक मेजर कार्य करते हैं जिसमें छोटे छोटे जो कार्य होते हैं वो एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई स्किट कर रहा है, कोई सॉन्ग आ रहा है, कोई ग्रुप सॉन्ग हो रहा है, स्पीच हो रही है, ये आपके ऊपर है कि उस प्रोग्राम को कैसे मैनेज करते हैं एज अ मैनेजर, एज अ लीडर। ये सारा जो जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो एक साथ इस तरह से प्रस्तुत किए जाए कि वो सब एक प्रोग्राम लगे। ये नहीं कि कल्चर अपने अलग से जा रहा है, ग्रुप सॉन्ग अलग अपने से जा रहा है, यू हैव टू ब्रिंग ऑल दोस थिंग्स टुगेदर। जब आप कोई खानसामा कोई रेसिपी बनाता है, तो जब वो रेसिपी बनाता है, कई बार जब चीजें एक साथ ढंग से नहीं आती है तो रेसिपी फेल हो जाती है, चाहे भले ही आपने बहुत सारी एनरिचिंग चीज डाली हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हलवा है, खीर है,
आपने काजू भी डाला, बादाम भी डाला, किशमिश भी डाली, all these things do not come together properly. अगर एक साथ नहीं पकाए गए, कुक नहीं किया गया, तो जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपको मिलेगा will not be good. So here comes the role of coordination. सबका समन्वयन बहुत इफेक्टिवली होना चाहिए, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, समन्वयन भी कर रहे हैं, उसको नियंत्रण में करना चाहिए। कई बार होता है जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई रूठ जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, कई बार झगड़ा झंझट हो जाता है। यहीं पे नियंत्रण करना है आपको कि एवरीबडी पुट असाइड देयर ईगोज, the politics, the differences, and come together to accomplish a work. सब एक साथ आते हैं, अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं, अपने बीच के सारे मतभेद भूल जाते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यानी कि समन्वय और नियंत्रण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जो अभी मैंने बातें बताई वो आपको सामने दिख रहा है। आप स्लाइड में जो पिक्चर है उसको देखिए। हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति उस टीम शब्द जो लिखा है उसी में अपने आप को सीमांकित रखे हुए, लिमिटेड रखे हुए, और यही टीम एक इफेक्टिव काम करती है। वी हैव टू कंट्रोल डेविएशन। अगर एक भी बंदा अलग होगा तो डेविएशन अलग हो जाएगा, और वहां पे जो टीम की जो एफर्ट्स होती है, टीम की जो कोशिशें होती हैं, वो वीक पड़ जाती है। तो यू हैव टू हैव गुड कंट्रोल ओवर इट। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं जो बात मैं आपको कह रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकम्प्लिशमेंट, आपकी अचीवमेंट, आपकी उपलब्धियां बेहतर हो, तो आपको उस टीम के ब्रैकेट से बाहर नहीं निकलना है। और अगर आप नहीं निकले, इसके लिए आपको कंट्रोल करना है। एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, यू हैव टू कंट्रोल दोस थिंग्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप कैसे समन्वय और कंट्रोल कर सकते हैं। आपको देखना है कि पिछली बार क्या हुआ था, कुछ ऐसे फेलियर हुए थे, कुछ कमियां रह गई थी, और आपको अब देखना है कि अब क्या हो रहा है। देन यू हैव टू करेक्ट। आपको करेक्ट करना है, सुधार करना है, चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं अगर जरूरत है। तो एक आपको एक वेल इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस, सब साथ में आकर समागम होकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इफेक्टिव और सक्सेसफुल प्लान जो आपने किया वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रिपोर्टिंग। ठीक है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका अभिलेख तैयार करना, उसके जो रिपोर्ट है उसको तैयार करना अति आवश्यक है। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई कार्य करते हैं उसका लिखित में या कंप्यूटर में प्रमाण जरूर रखिए, क्योंकि वो आगे हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि आगे हमें क्या करना है, आगे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो रिपोर्ट आपके लिए एक गाइड का काम कर सकते हैं, आपको एक पाथ लीड करने का काम कर सकते हैं, एक टॉर्च बेरर का काम कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिपोर्ट्स व्हिच यू हैव मेड एंड व्हिच यू हैव सेव्ड विद यू, जो आपके पास बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। तो जो भी कुछ हुआ है, इट शुड बी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उस समय आपने व्यवस्था करी थी, कितना पैसा खर्च किया था, कौन कौन से लोग आए थे, क्या क्या किया गया था, तैयारियां क्या हुई थी, उन सब की आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। और मूल्यांकन की भी रिपोर्ट होनी चाहिए, जब आपने मूल्यांकन किया था तो क्या अच्छा था, क्या नहीं था। इससे यू विल गेट गाइडेंस फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। जो भी आप आगे भविष्य में काम करेंगे उसमें आपको एक रास्ता मिलेगा। और लास्ट में आपका आता है बजटिंग। कहते हैं ना कि बिना पैसों के तो कुछ नहीं हो सकता, हर कार्य के लिए आपको पैसे चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप प्रोजेक्ट उठाते हैं, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसका सारा दारोमदार कहीं ना कहीं फाइनेंसिस पे भी होता है। तो वित्त की भी उतनी ही हमें जरूरत होती है जितनी हमें संसाधनों की, क्योंकि संसाधन के लिए भी हमें वित्त ही चाहिए, चाहे वो बहुत संसाधन हो तो भी हमें पैसे चाहिए, अगर हमें टीचर स्टाफ रखने हैं तो भी हमें पैसे चाहिए, जो भी कार्यक्रम हमें करना है उसके लिए हमें रेवेन्यूज, तो वित्त तो चाहिए ही चाहिए। तो वित्त की बात अगर जब होती है तो वित्त की तैयारी पहले से करनी चाहिए। स्टेप में जरूर बाद में आ रहा है, लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम का, किसी कार्यक्रम का प्लानिंग कर रहे हैं तो वित्त तभी आ रहा है। आप पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। कई लोगों के घरों का सीन होगा कि हम ये चीजें लाएंगे, इतना खर्चा होगा,
ये होगा, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा बजट ओवर जा रहा है, हम कुछ चीजें कट कर देते हैं, जो चीजें हमको जरूरत नहीं है या हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होता है बजट। तो इसलिए ये जरूर लास्ट में रहा है, लेकिन बजटिंग पहले ही हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल मकान बनाते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं कॉलेज में, तो हम बजट तो बनाते हैं कुछ डैश 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 का, लेकिन जब हम बाद में टोटल करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मेरा बजट तो ओवर हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का फेलियर है। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, बट बहुत सा अगर वेरिएशन आ जाता है, दैट मीन्स योर बजटिंग हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, यू हैव नॉट प्रॉपर्ली प्लान्ड फॉर द बजट। तो उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े ही होंगे या जाने ही होंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी हम कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको हम मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं, प्रबंधन क्रिया या प्रबंधन प्रक्रिया। अब प्रबंधन प्रक्रिया में क्या चीजें आती है, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि पहले हम लोग लक्ष्य निर्धारण करते हैं, फिर हम नियोजन करते हैं यानी कि प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसकी व्यवस्था करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको लागू करते हैं। और जब हम लागू करने के लिए जाते हैं या जब हम प्लान करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इन सब के लिए हमें किसी ना किसी की जरूरत होती है। और वो कौन है? वो ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, भौतिक रिसोर्सेज। हमारे पास लाइटिंग है, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, हमारे पास ऑडिटोरियम है, हमारे पास स्टेज है, हमारे पास स्टेशनरी है, हमारे पास ऑफिस है, रूम है, हॉल है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन अगर मेरे पास मानव संसाधन नहीं, मेरे पास लोग नहीं, तो मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकती। तो मैनेजमेंट के लिए मुझे कौन लोग चाहिए? मुझे कुछ लोग चाहिए जिनमें एक लीडर होगा और लीडर के अंडर में कुछ लोग होंगे जो कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मैनेजमेंट को अगर हम देखें सारे संदर्भ से, तो मैनेजमेंट बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स को डील करता है, 3 आयामों को डील करता है। वो 3 क्या है? एक है कि जो प्रबंधन होता है, ये आपकी एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। तो जब भी आप किसी चीज का प्रबंधन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि हम एक समाज में रहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्यक्रम तैयार करते समय आप कुछ ग्रुप डांस वगैरह करते हैं, तो उस डांस की पूरी तैयारी आपके टीचर्स बोलते भी होंगे कि बच्चों बहुत अच्छा सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा वैसा सॉन्ग नहीं होना चाहिए, ड्रेस सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो आप एड्स वगैरह ले रहे हैं, मटेरियल यूज करें, वो अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए सब चीजें? क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रोग्राम को सोसाइटी के कुछ लोग देखने आते हैं। आप एक सामाजिक प्राणी है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो भी समाज का एक हिस्सा है। तो आपको समाज के सारे नॉर्म्स, जितने भी मानक है समाज के, उनको फॉलो करते हुए करना है। तो प्रबंधन भी आपकी सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। इट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, यानी कि एक साथ संबंधित करके, एक साथ समागम करके चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर हम बात करें कि क्या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके समक्ष मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारा आता है कि इन 3 एस्पेक्ट्स के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार के आपके मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक मैनेजमेंट होता है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट प्रोसेस और दूसरा होता है आपका नॉन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, पार्टिसिपेटरी मतलब जिसमें पार्टिसिपेट करें, जिसमें भाग लें, और नॉन पार्टिसिपेटरी जिसमें कोई भाग नहीं। तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट सबसे सक्सेसफुल है। सबसे सक्सेसफुल क्या मतलब है? कहूं कि पूर्णतः सक्सेसफुल है। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे प्रबंधन के पूरे प्रक्रिया में, तो आप एक निष्क्रिय व्यक्ति कहलाएंगे, आप निष्क्रिय एक एलिमेंट, एक तत्व कहलाएंगे। और हो सकता है कल को आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाए। आप उस ग्रुप के डोरमेंट व्यक्ति हैं, निष्क्रिय व्यक्ति हैं, निष्क्रिय तत्व है, कंपोनेंट है, तो आपको हटा देंगे। तो आप इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए कि जब भी कोई प्रबंधन प्रक्रिया हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप सबॉर्डिनेट हो, चाहे आप कर्मचारी हो, कुछ भी हो, आपको अपने लेवल का, अपने स्तर का पार्टिसिपेशन करना ही पड़ेगा।
तो अगर हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हमको सबको एक प्रैक्टिकली काम करना है। और जो अभी सर ने भी बताया था कि डेमोक्रेटिक स्टाइल अगर लीडर है तो वो आपका पार्टिसिपेशन चाहेगा कि कोई भी निर्णय वो ले रहे हैं तो उसमें आपकी भी राय जानेगा, आपके भी सुझाव जानेगा। इसलिए पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही सफलतम मैनेजमेंट, सफलतम प्रबंधन। क्या होता है कि अगर हम पार्टिसिपेशन नहीं अलाउ करते, जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में होता है, अगर हम पार्टिसिपेशन नहीं मांगते हैं, हम अपने सबॉर्डिनेट, अपने कर्मचारी से कोई राय मशवरा नहीं करते, उनसे सलाह मशवरा नहीं करते, तो कई बार क्या होता है कि वो शांत हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया निष्क्रिय हो जाते हैं, वो कभी अपनी ओपिनियन नहीं रखते, वो कभी अपनी बात आपके समक्ष नहीं रखते, और थोड़े थोड़े दिनों में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनका सारा जो उत्साह होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि उनको लगता है ना तो हमें पार्टिसिपेट किया जाने दिया जा रहा है, ना वो उनसे कुछ पूछा जा रहा है, और फिर न अगर जब वो कुछ बता ही नहीं रहे तो उनको उसकी पहचान भी खत्म होती हुई लगती है, तो व्यक्ति खुद ही निष्क्रिय हो जाता है, शायद आगे चल के वो स्वयं ही छोड़ दे, उस संस्थान को छोड़ दे, उस ग्रुप को छोड़ दे। तो यहाँ पर जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हमें हर जो प्रतिभागी है उसको हमें एंकरेज करना है, उसको प्रोत्साहन देना है, ऐसा हम हमेशा देखना है कि वो हतोत्साहित ना हो, उसका पुनर्वलन होते रहना चाहिए। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक में होता है, डेमोक्रेटिक सबसे अच्छी स्टाइल है, अभी आपने सुना स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे आइडियाज मूव फ्रीली, यहाँ पे लीडर भी कहता है, सबॉर्डिनेट भी बात करते हैं, कर्मचारी भी एक दूसरे की भी बात सुनते हैं, लीडर की भी बात सुनते हैं, लीडर भी सब लोगों की बात सुनता है। तो जो विचार है, विचार विमर्श होता है वो ओपन होता है, जो चर्चा होती है वो बहुत हेल्दी होती है, बहुत आसानी से हम एक दूसरे की बात सुनते हैं। यानी कि सिर्फ बोलना ही अच्छा नहीं होता, सुनना भी बहुत अच्छा होता है। यू मस्ट हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग ऑल्सो, और खूब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि क्या उद्देश्य होते हैं पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के, तो इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं कि सबसे बड़ी बात कि सब लोग इसमें प्रतिभागी बने, सब लोग इसमें भाग लें, और सब लोग, एवरीबडी, ईच ऑफ द मेंबर अंडरस्टैंड्स द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर संस्थान में किस प्रकार का कल्चर चल रहा है, किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कैसा वातावरण चलता है, तो उसी हिसाब से आप मैनेजमेंट करेंगे, उसी हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाएंगे। और जब आप बदलाव लाते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन आप कार्य करते हैं, तो यू आर एक्सेप्टेड इजीली, आपको आसानी से वहां पे अपना लिया जाता है। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस संस्थान के मानकों के अनुसार, उनके मूल्यों के अनुसार, उनकी जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी वैल्यूज है उनकी, उसके आधार काम करते हैं, क्योंकि आपको एडजस्ट होना है संस्थान में, संस्थान आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि संस्थान में बहुत सारे लोग काम करें, तो जितनी जल्दी आप एडजस्ट होंगे उतने अच्छे से संस्थान भी आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, आप उसके उतनी आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे और आप उतने अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे। तो संस्थान में एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि जब आप एडजस्ट हो जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, आपको कई सारे उत्तरदायित्व मिलेंगे, आपको एक एक्टिव मेंबर माना जाएगा। तो जो एक्टिव मेंबर होता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि इन्हीं को तो सारा काम दे दिया जाता है, यही सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि वो सबसे आगे आने में, काम करने में उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, उन्होंने अपने आप को, अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाया है, शायद इसलिए वो, तो इसलिए उनको अच्छा लगता है और वो और ज्यादा एनकरेज होते हैं, और ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, और वो उत्तरदायित्व लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो निर्णय लेने में भी तत्पर रहते हैं, या लीडर को निर्णय लेने में सहायता देते हैं। तो ये जो अप्रोच होती है ये बहुत ही आगे तक संस्थान को ले जाती है, और इस तरह का जो मैनेजमेंट होता है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, इस संस्थान की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत हेल्दी है एक्चुअली कहा जाए, क्योंकि हर एक का पार्टिसिपेशन equally necessary, so that whatever product you get at the end of the program, at the end of the whatever course you have taken, it will be very productive. तो आपको ये देखना है कि इस तरह से जो पार्टिसिपेटरी लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इस तरह से इन्वॉल्व हो कि आगे चलकर किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार, अभी मैं लिमिटेशन की भी बात करूंगी,
कि कई बार लोग इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड चीजों को ले लेते हैं कि प्रॉब्लम भी होने लगती है कई बार। तो ये भी बहुत जरूरी है कि पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लीडर को लीडर ना समझें। लीडर के अपने एक वर्क प्रोफाइल होती है और सबॉर्डिनेट्स की अपनी एक वर्क प्रोफाइल होती है, कभी भी अपनी सीमा को लांघना नहीं चाहिए। आपकी जो सीमाएं हैं उसी में क्रिएटिविटी दिखाइए, उसी में अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए, ये सबसे बड़ी बात है। और इस तरह कोई समस्या आ रही है तो यू शुड बी एबल टू गिव पोटेंट सोल्यूशन, ऐसा समाधान दीजिए कि उसको अप्लाई करना आसान हो, समझना आसान। तो जब हम पार्टिसिपेशन करते हैं या जो मेंबर्स होते हैं जो पार्टिसिपेशन करते हैं प्रबंधन के दौरान, उनको किन किन सिद्धांतों और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात तत्परता होनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए कभी काम को। कई लोग बहुत नाक मुंह सिकोड़ते हैं, मना कर देते हैं, अरे हमसे तो इतना नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ज्यादा काम है, ये सब मेरे बस की नहीं, पहले ही नेगेटिव हो जाता है। तो लीडर आगे चल के आपको भी लीडर बनना है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन वर्क अलोंग विद द लीडर। जब आप समझिए कि लीडर के साथ आपको कैसे काम करना है, तो जब आप लीडर बनेंगे आपको समझ में आएगा कि आप अपने सहयोगियों अपने कर्मचारियों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो वो तत्परता से सीख सकते हैं। जागरूकता होनी चाहिए आपको कि आपकी जो संस्थान है वो किस उद्देश्य से बनना है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, वो किस लक्ष्य से बना है, किस लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, संसाधन से लेकर संस्थान से लेकर। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। जबकि आप कहीं नौकरी करने चाहिए, नौकरी करते हैं, तो जिस भी संस्थान में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो माइंड यू हमेशा संस्थान पे होमवर्क करके जाए कि वो किस मिशन और विजन के साथ आगे चल रहा है। So always understand that you must have the awareness, the knowledge of that particular organization. फिर जब आप काम करते हैं ना एक ग्रुप में, तो आपके जो अन्य मेंबर है उस ग्रुप में, उनके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीव, ट्रस्ट होना चाहिए। जो वो कह रहा है कभी उस पर भी, ये हमेशा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अपने ही काम पे भरोसा, मुझे दूसरे पर भरोसा नहीं। अगर आप किसी को काम बांटते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, आपको वर्क को बांटना होता है। और जब आप वर्क बांटते हैं तो थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट करना भी सीखिए और ये मान के चलिए कि आप भी अच्छा नहीं कर सकते और लोग भी अच्छा कर सकते और लोग भी काबिल लोग हैं, तो वो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। जब आप प्रबंधन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपको नियमों को भी मानना चाहिए। जो मानक है, जो नियम है, जो नियमावली है, रूल्स रेगुलेशंस, वो सब आपको माननी चाहिए। और अगर कोई तो इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आलोचना तो हर जगह पे होती है। जब आप कार्य की फील्ड में आते हैं, जब आप वर्क करते हैं, तो आपको ये आलोचना का सामना तो करना ही पड़ता है। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोसेस। जब पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होता है तो इसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया या क्रिया आती है। तो इसमें जो प्रक्रिया या क्रिया आती है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले चित्र में देखिए कितना अच्छा दर्शाया हुआ है कि सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग आइडियाज, जो भी वो जानते हैं वो दूसरे को बता रहे हैं। बहुत सारे लोग संस्थान में ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा अगर ज्यादा आता है या क्वालिफाइड होते हैं, तो उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, तो ईगो की वजह से वो शेयर नहीं करते। दैट इज रॉन्ग। कहते हैं ना कि विद्या जितना बांटो उतनी बढ़ती है, इसलिए बांटना सीखिए, प्रशिक्षण प्राप्त करना भी सीखिए, प्रशिक्षण देना भी सीखिए। आपके जो जूनियर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो कुछ आपसे सीखना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षित करिए और स्वयं भी प्रशिक्षित रहिए। इट इज नेवर क्या कहते हैं कि कभी भी उम्र में, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इट कंटिन्यूज टिल यू टेक योर लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक आपका ये लर्निंग चलता रहता है। तो आप भी हमेशा पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपने जो साथी हैं और उनको कैसे विकास करना है, कैसे विकसित होना, उसके अवसर प्रदान करते रहिए, निर्णय में सहायता करिए। और जब पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है, पार्टिसिपेशन तभी अच्छा होता है जब जो भाग लेता है, जो प्रतिभागी होता है, जो पार्टिसिपेट करता है, उसको रेगुलर पुरस्कृत किया जाए, उसको रिवॉर्ड किया जाए, तो वो उसको हमेशा उत्साहवर्धन का कार्य करता है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली बात,
लीडर पे बहुत डिपेंड करता है। अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ना, तो लीडर जल्दी डिसेंट्रलाइज नहीं करता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो उसको डर लगता है, शायद वो इनसिक्योर फील करता है कि ऐसा ना हो कि कोई इन्हीं ग्रुप में से अच्छा निकल आए और मेरी जगह ले ले, और मतलब मेरा बॉस बन जाए, मेरा ही लीडर बन जाए। तो कई बार लोग डर के मारे नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं पे विश्वास करिए, अपने टैलेंट पे विश्वास करिए। तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप इस चीज को जरूर आगे बढ़ाइए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। लोगों को भाग लेने दीजिए, लोगों में काम बांटिए। इस तरह से लीडर को कभी भी इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए, और लीडर हमेशा इस बात को ध्यान रखे कि ऐसा करने से उसको रिस्पेक्ट ही मिलेगी, क्योंकि लोग आगे आएंगे, लोग उससे शेयर करेंगे, लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और आप एज ए लीडर आप अलग थलग नहीं पड़े रहेंगे, वो आप अंदर आ जाएगा, वो आप उसी के ग्रुप में आ जाएंगे। तो आपकी रिस्पेक्ट भी एज ए लीडर रहेगी, और जो लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट कर्मचारी है, वो आपको अपनों में से एक समझेगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है जो एक मैनेजमेंट में होती है। अन्य रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो भी आप पार्टिसिपेशन कराते हैं एकदम से मत करिए। क्या होगा कि अगर आप सब एक साथ सबको इन्वॉल्व कर देंगे तो शोर होने लगेगा, झगड़ा होने लगेगा, ईगो क्लैश होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये अप्रोच जो है, पार्टिसिपेशन जो है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है, वो धीमे धीमे करना चाहिए, एकदम से ओपन नहीं कर देना चाहिए। सो यू हैव टू ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम ऑटोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक। आपको क्या करना है, पहले आप लीडर है, लोगों को एहसास दिलाइए कि आप लीडर है, फिर धीरे धीरे उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो जब आप उनको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं, और आपको उन लोगों को अपने समक्ष, अपने साथ ही, अपने ही लाइन में खड़ा कर देते हैं, तो पार्टिसिपेटिव हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो भूलेंगे भी नहीं कि आप लीडर हैं, और ये भी नहीं होगा कि वो आपसे डरेंगे। तो दे विल पार्टिसिपेट इक्वली एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर यू एज वेल। देन जो लीडर होता है, सबसे बड़ी बात, ईमानदार होना चाहिए। कई बार पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में ये भी देखा गया है कि लीडर कुछ अपने भरोसेमंद, चुनिंदा, प्यारे, जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है लीडर, कहीं ना कहीं पक्षपात कर लेता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ट्रस्ट बॉन्ड इज वेरी नेसेसरी। और जो लीडर होता है वो खुले दिमाग से, ओपन दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए, उसको डर किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उसको, लीडर को पता होना चाहिए कि मेरे ग्रुप में हर तरह के लोग हैं, और जो ग्रुप में जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेशन को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, यदि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, साइलेंट ऑडियंस की तरफ बैठे रहते हैं। ऐसे लोग भी नहीं होने चाहिए। कई लोग चालाक होते हैं, आप लोग ने सुना होगा ना बम्बैया भाषा में, एड़ा बन के रेड़ा खाना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं शांत रहो, हमें क्या करना है, काम तो चल ही रहा है। ये स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग ओवर जीलस होते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, और जब मिलता नहीं है तो हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि करते भी कुछ नहीं है और चुप भी नहीं बैठते हैं, और बंदर की तरह उछलते रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बिजी हूँ। हर तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो सबके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्रुप है उसमें किस तरह के लोग होने चाहिए। और जो लोग हैं, ग्रुप जो मेंबर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको प्रोत्साहन देना है, मोटिवेशन देना है, और उनको ये इस चीज का एहसास दिलाना है कि हाँ, आपने कुछ ना कुछ, आपका योगदान रहा है, जो भी कार्य हमने किया उसमें योगदान रहा है। अक्सर आपने क्लासरूम में देखा होगा कि जब आप कोई सही आंसर देते हैं और टीचर कहती है वेरी गुड, कीप इट अप, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है, आपको अपने ऊपर विश्वास जग जाता है। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अच्छा, जब ये मैनेजमेंट प्रक्रिया हम करते हैं पार्टिसिपेटरी, तो इसमें क्या क्या कौशल की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात, आप तैयार होने चाहिए, तत्पर होने चाहिए काम करने के लिए। आपको अपनी जो ताकत है आपकी, उसको समझ में आना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं और उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे दूर कर सकता हूँ। ये आप धीरे धीरे सीखिए। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका, क्योंकि आप चूंकि बातचीत करेंगे पार्टिसिपेशन में, तो वो स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको
समन्वय करना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, हर एक से बात करना है, सीनियर से। करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको समस्या का समाधान करने के तरीके आने चाहिए। तो इसके हमें इस पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब हम किसी संस्थान में ये चीज अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उत्पादकता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रभावशीलता बढ़ जाती है, एक हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, सफलता देखने को मिलती है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, जो भाग ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने के लिए तत्पर होते हैं, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जॉब क्यों छोड़ा, इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कहते हैं हमें जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन कहाँ से आता है? सिंपल सी बात है, आप कार्य करने गए हैं और आपको अपने हिसाब से अगर कार्य मिलता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी रुचि है, जो आपका टैलेंट है, तो आप उसमें खुश होते हैं, आप खुशी मन से वो कार्य करते हैं, तो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जो कार्य की क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट प्रबंधन के जो कार्य चल रहे हैं, जो क्रियाएं चल रही हैं, उसको आगे बढ़ावा मिलता है। सामाजिक तौर पे भी चीजें आगे बढ़ती है। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको लगता है कि मैं इस संस्थान का एक अभिन्न अंग हूँ, उसको एक अपनापन महसूस होता है। और जब सब इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता भी बढ़ती है, क्योंकि लोग सजेशंस देते हैं, लोग सुझाव देते हैं, तो कहीं ना कहीं सृजनात्मकता बढ़ती है, लोग सोचने विचारने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आती है। जब ज्यादा पार्टिसिपेशन होने लगता है तो लोगों को कुछ पे तो विश्वास होता है, कुछ पे विश्वास नहीं होता। यहाँ तक कि लीडर भी कुछ मेंबर्स पे विश्वास करता है और कुछ मेंबर्स पे नहीं करता, तो ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। फिर कई बार कुछ 2 या 4 लोगों में आपस में जो संबंध होते हैं अच्छे नहीं होते, तो जब संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो वो अफेक्ट करता है ग्रुप एक्टिविटी। जब समूह में आप कोई कार्य करते हैं या 2 और 3 लड़कों बच्चों के बीच में या मेंबर्स के बीच में झगड़ा है, तो कहीं ना कहीं काम अफेक्ट होता है। कई बार समझ का भी फर्क हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, आर्ग्यूमेंट अराइज हो जाता है, अनिश्चितता बढ़ जाती है कि पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्य में बाधाओं की वजह से सफलता का रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन के समय स्पष्टता, मैंने किसी को कुछ बताया, वो मैंने कहा कुछ, उसने समझा कुछ और उसने करा कुछ, तो कई बार स्पष्टता नहीं होती जब हम बातचीत करते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, संप्रेषण जो होता है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग स्लो होते हैं काम करने में, निर्णय लेने में, तो जो फास्ट होते हैं उनको थोड़ी सी झुंझलाहट होती है, जो धीमे होते हैं उनको भी झुंझलाहट होती है। तो किस तरह से एडजस्टमेंट होता है वो कभी कभी मुश्किल होता है। ईगो क्लैश की मैंने बात करी, कल्चर का, संस्कृति का फर्क होता है, संस्कार का फर्क होता है, अहम आ जाता है, आर्ग्यूमेंट आ जाता है। कई बार हम लोग कई लोग पे विश्वास नहीं करते हैं, अगले को लगता है कि मैं कुछ बताऊं और पता चला लीडर को जाके बता देगा, उसको विश्वास नहीं होता अपने साथी के साथ उसको शेयर करने में। तो ऐसे मैनेजमेंट में बहुत सारा रिस्क हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी अफेक्ट होती है। मान लो लीडर नहीं चाहता ये ग्रुप की चीजें बाहर जाए, अगर सब ग्रुप को आप इन्वॉल्व कर दोगे तो कई बार चीजें बाहर चली जाती है। तो ये होती है कुछ बैड इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स। तो सीमाएं हैं पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की, कि जो सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस, कि इतना आसान नहीं है सबको भाग लेने के लिए तत्पर करना। सबको भाग लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए लीडर को थोड़ा सा फूक फूक कर पाँव रखना चाहिए। सबके पास उतना जोश और खरोश नहीं होता, हर एक के पास वो जील नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। दूसरा, कुछ लोग पार्टिसिपेशन से बेहतर फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो पीछे पीछे चलना बहुत पसंद करते हैं, वो ग्रुप के पीछे रहना पसंद करते हैं, जो लीडर कह दे उसी को करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि अपना दिमाग लगाएं। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ी सी सीमाओं की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग प्रेशर में भी आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाती है, अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कई बार स्ट्रेस आ जाता है, हतोत्साहित
जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार कर्मचारी मैनिपुलेट करते हैं, चीजों में चालाकी दिखाते हैं, चपलता दिखाते हैं, क्योंकि हर ग्रुप में कोई लोमड़ी भी होगा, कोई गाय भी होगा, कोई शेर भी होगा। तो अलग अलग कैरेक्टर के लोग होते हैं, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, अलग अलग बिहेवियर के लोग होते हैं, तो इसलिए भी होता है। और कुछ लोग लेथार्जिक होते हैं, बहुत ही लेजी होते हैं, वो कहते हैं अरे जैसा काम चल रहा है चल ले। दूसरा हमारा आता है नॉन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा अक्सर यूज होता है, नॉन पार्टिसिपेटरी बिल्कुल ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। आप देख रहे हैं चित्र में कि लीडर जो है बिल्कुल सामने खड़ा होकर स्पीकर में जो बोल रहा है वो ही होगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी की नहीं चलती है, लीडर सारे निर्णय लेता है, टेक्स ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजंस। सबॉर्डिनेट जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, जो लीडर कह दे, जो नेता कह दे, जो मेंटोर कह दे, जो सुपरवाइजर कह दे, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर आपको अपना यानी कि कर्मचारी को अपना कुछ डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपस में संबंध भी देखिए, दूरी कितनी है। चित्र में आप देख रहे हैं कितनी दूरी है, बस जो सुन रहे हैं फिर कर रहे हैं, सुन रहे हैं कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कर्मचारी के दिमाग में ये रहता है कि बस मुझे कार्य करना, बिलोंगिंगनेस एक अपनापन खत्म हो जाता है। और बहुत सारे निर्णय लेने के जितने भी इश्यूज होते हैं उनसे जो कर्मचारी होते हैं उनको दूर रखा जाता है। तो उनको लगता है कि अगर मुझसे राय पूछी जाती तो शायद ये जो कमियां हो रही हैं या जो गलत चीजें हो रही हैं ये ना होती। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे अभी सर ने भी बताया कि नीतियां जो बनती है, उन नीतियों उन पॉलिसीज को बनाने वाले लोग उन ग्राउंड वर्क में काम ही नहीं करते, तो उनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे जमीनी लेवल पे हो क्या रहा है। इसलिए सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है और ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में बहुत देखने को मिलता है। तो आशा है आज आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी चीज मैंने बताई। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही प्रभावी रहा मैडम। आपने बहुत अच्छे से जो हाँ, तो आई होप आज सबको समझ में आया होगा कि क्या होता है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन थ्रो इट ऑन मी, आई एम रेडी टू टेक। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैम से पूछ सकते हैं आप लोग चैट के थ्रू भी, या क्वेश्चन आप अपने माइक को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। मैम ने पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट को लेके बहुत अच्छी बात कही। और आज का जो समय है वो कोऑपरेशन का समय है, कोलैबोरेशन का समय है। हम लर्निंग में भी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोचेस की बात करते हैं। तो काम करने की जब हम बात करते हैं, किसी शैक्षिक संस्था की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो एक सहयोगात्मक रवैया है वो बहुत जरूरी है, संस्थान के विकास के लिए भी, वहाँ के विद्यार्थियों के विकास के लिए भी, और वहाँ के जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनके आत्म विकास के लिए भी। किसी का कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है मैडम, सभी लोग संतुष्ट हैं। और ये हमारा अचीवमेंट है कि आप सबके सहयोग से विद्यार्थियों का एक जो रिवीजन हो रहा है, और जो नए विद्यार्थी इस सत्र में आने वाले हैं सेकेंड ईयर में, उनके लिए भी एक जो आप कह सकते हैं कि उनको एक क्लियर हो रहा है। तो ये चीजें बहुत फायदेमंद है। थैंक यू सो मच मैम। मैं सुरभि मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मैम का वोट ऑफ थैंक्स, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स जो है हमारी महाविद्यालय परिवार की ओर से करें। सुरभि मैम, मेरी आवाज पहुंच रही? जी मैम। जी मैम आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि इस लेक्चर सीरीज में हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता मैम जुड़ी हुई हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य व्यस्ततम समय से समय निकाल कर हमारे सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। और मैम ने बड़े ही रोचक ढंग से हम सब लोगों को मैनेजमेंट, उसके फंक्शन क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसके टाइप क्या है, इसके बारे में हम सब लोगों को बहुत ही रोचक ढंग से जानकारी प्रोवाइड करी। उसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ में मतलब जो मैम ने जो हमारे सब लोग के बीच में जो बात रखी कि सबका साथ सबका विकास, अर्थात संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से हम सबको साथ में लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सबको मोटिवेट करते हुए, सबको इनकरेज करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ना है, ताकि जो हमने संस्थागत उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको हम आसानी से प्राप्त कर सके। और इसी के साथ में मैम ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पोस्ट कॉर्व के माध्यम से जो बात रखी वो अत्यंत ही
बेहतर ढंग से रखी कि किस तरीके से हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग या बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये मतलब जो भी संस्थागत कंपोनेंट है उनको ध्यान में रखते हुए हम बेहतर ढंग से कम संसाधनों में अधिकतम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा संस्थागत जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मैडम ने हमारे थैंक यू टू द प्रिंसिपल मैम, और अच्छा लगा मुझे ज्वाइन करके और कुछ आपके साथ शेयर करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुरभि मैम, थैंक यू सो मच सुनीता मैडम। भविष्य में भी आपको इस तरह की तकलीफ हम लोग देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्योर मैम, श्योर श्योर। जुड़े रहने के लिए लगातार, और इसके आगे के सत्र में कल फिर हम लोग 2 अन्य वक्ताओं के साथ फिर से एक बार एकत्र होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।